हमारे खास कार्यक्रम यूपी की महाभारत में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आज कार्यक्रम में यूपी में चुनाव से पहले प्रस्तावित जनसंख्या कानून को लेकर मचे घमासान और सियासत की लैला को लेकर होगी बात। साथ ही अब्बा जान पर गरमाई सियासत को लेकर भी करेंगे बात। लेकिन सबसे पहले देखिए हेडलाइंस। विधान परिषद में सीएम योगी ने फिर उठाया अब्बा जान का मुद्दा, निशाने पर रहे अखिलेश यादव। विधान परिषद में सपा सदस्यों की नारेबाजी, पोस्टर पहनकर वेल में आए और किया जोरदार हंगामा। सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद ने लिया चुनाव में उतरने का ऐलान, फर्रुखाबाद सदर सीट से की चुनाव लड़ने की घोषणा। अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर निशाना, बीजेपी सरकार में जीडीपी हुई आधी, गलत नीतियों से अर्थव्यवस्था हुई कमजोर। सांसद शफीकुर रहमान बर्ग के बयान पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य का हमला, बोले सपा नेताओं और इमरान खान में कोई अंतर नहीं। और अब चुनाव की बात। यूपी में सभी राजनीतिक दल 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। चुनाव में सिर्फ 6 महीने का वक्त बचा है। क्रिकेट की भाषा में कहें तो 45 ओवर पूरे हो गए, 5 ओवर का मैच बाकी है। इसीलिए अब तक जरा संभल कर खेल रहे सीएम योगी आदित्यनाथ अब स्लॉग ओवर्स वाले माइंडसेट में आक्रामक होते दिख रहे हैं। यानी अब हर बॉल पर आगे निकलकर सीएम योगी चौका और छक्का जड़ रहे हैं। देखिए सीएम योगी का एक और नया मास्टर स्ट्रोक। यूपी में चुनाव से पहले प्रस्तावित जनसंख्या कानून को लेकर राजनीतिक घमासान मचा है। सियासी गलियारों में सीएम योगी के इस फैसले को आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। इसे मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी इस बहाने ध्रुवीकरण कराकर चुनावी फायदा उठाने की कोशिश में है। बहस जारी है। इस बीच राज्य विधि आयोग ने योगी सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट सौंप दिया। इस बिल के लागू होने के बाद जो लोग 2 बच्चों की नीति का पालन नहीं करेंगे उन पर लागू होगा। अगर किसी के पहले से 2 से अधिक बच्चे हैं उन पर ये कानून लागू नहीं होगा। और मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये कानून भी विधानसभा से पारित होने के बाद हमने जो सिफारिश की है वो सिफारिश ये की है कि विधानसभा से पारित होने के भी 1 साल के बाद इस कानून को लागू किया जाए। सवाल यह है कि प्रस्तावित जनसंख्या कानून राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक है या बढ़ती आबादी पर लगाम लगाने की ईमानदार कोशिश। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नीयत कुछ भी हो, लेकिन मुस्लिम और दलित वोटों के ध्रुवीकरण से इनकार नहीं किया जा सकता। 2001 से 2011 तक के मध्य जनसंख्या में लगभग 23% की वृद्धि हुई। सिर्फ गाजियाबाद में 45% की वृद्धि हुई, लखनऊ जैसे शहर में 25% तक की वृद्धि हुई। आज जब शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार तक के लिए बढ़ती जनसंख्या एक बड़ा कारण सिद्ध हो रही है, उस मौके पे ऐसे विधेयक का स्वागत होना चाहिए। हालांकि टाइमिंग पे संदेह है, लोग चर्चा कर रहे हैं, राजनीति के केंद्र में भी ये चर्चाएं हैं, लेकिन जनता के कल्याण के लिए आने वाला कोई भी बिल किसी भी समय आए उसका स्वागत करना चाहिए। आखिर जनसंख्या नियंत्रण कानून को योगी आदित्यनाथ का चुनावी दाव क्यों कहा जा रहा है? दरअसल जनसंख्या नियंत्रण संघ के एजेंडे में सबसे ऊपर रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी देश में जनसंख्या को नियंत्रित करने की जरूरत बताई है। वहीं राजनीतिक पंडितों का कहना है कि ये कानून कहीं न कहीं हिंदुओं और मुस्लिमों के वोटों में ध्रुवीकरण लाएगा और इसका फायदा अगले साल की शुरुआत में होने वाले चुनावों में बीजेपी को मिल सकता है। इस कानून को अमली जामा पहनाने की सुगबुगाहट के समय से ही विपक्ष योगी सरकार पर लगातार हमलावर है। विपक्ष का आरोप है कि ये कानून मुस्लिमों के खिलाफ साजिश है, पॉपुलेशन कंट्रोल के बहाने मुस्लिमों पर हमला है। दारुल उलूम देवबंद ने भी इस कानून को मानवाधिकार के खिलाफ बताया है। जनता के हितों की रक्षा करने वाले कोई कानून ये पास नहीं करते। ये किस तरह से जनता को आपस में लड़ाया जाए कि इसे जनता में अराजकता फैले, इसी तरह के कानून लेकर के आते हैं। उसी तरह का कानून ये भी है। राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एएन मित्तल के अनुसार
करीब 8,500 सुझावों पर अध्ययन करने के बाद इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। फिर भी इस कानून को लेकर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। यूपी स्टेट लॉ कमीशन ने उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021 जारी किया है। प्रस्तावित कानून 2 चाइल्ड पॉलिसी को बढ़ावा देता है। जो लोग 2 ही बच्चे पैदा करेंगे उन्हें कई रियायतों का वादा किया गया है। इसके उलट 2 से ज्यादा बच्चे वालों को कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। पॉपुलेशन कानून के ड्राफ्ट में इसका पालन करने वालों को सुविधाएं देकर उनका उत्साह वर्धन करने का प्रस्ताव है। हालांकि प्रस्तावित कानून का पालन स्वैच्छिक होगा, लेकिन 2 से अधिक बच्चे होने पर तमाम सरकारी सुविधाओं से हाथ धोना पड़ेगा। इसका पालन न करने वाले लोग सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे, किसी भी तरह के स्थानीय चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, उन्हें सरकारी योजना में मिलने वाली सब्सिडी नहीं मिलेगी, राशन कार्ड से भी 4 लोगों का ही राशन मिलेगा। वहीं कानून मानने वाले सरकारी कर्मचारियों पर भी सरकार दरियादिली दिखाएगी। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को पूरी सर्विस में 2 अतिरिक्त इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। पूरी सैलरी और भत्तों के साथ 12 महीने की मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव मिलेगी। साथ ही नेशनल पेंशन स्कीम के तहत नियोक्ता का अंशदान भी 3% बढ़ाया जाएगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव माना जाता है और यूपी का चुनाव जातीय समीकरण के इर्द गिर्द ही घूमता है। लेकिन सीएम योगी के इस मास्टर स्ट्रोक के फैसले से न केवल यूपी के चुनाव बल्कि यूपी की दशा और दिशा को भी एक नया आयाम मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात सियासत की लैला की। जी हां, हम बात कर रहे हैं खुद को सियासत का लैला बताने वाले ओवैसी की। बंगाल चुनाव में मुंह की खाने के बाद ओवैसी यूपी में सियासी जमीन तलाश रहे हैं। बीजेपी से अलग हुए ओम प्रकाश राजभर के साथ वो चुनावी खिचड़ी पकाने की तैयारी कर रहे हैं। ओवैसी का ये इश्क ए सियासत क्या गुल खिलाएगा, ये तो 2022 में जनता तय करेगी, लेकिन इसकी तस्वीर अभी से साफ जरूर होने लगी है। ये रिपोर्ट देखिए। मैं तो लैला हूँ, मैं लैला हूँ, मैं लैला हूँ, मैं लैला हूँ, लैला हूँ। कहते हैं इश्क में एक दस्तूर ये भी है कि लैला को जज्बात छिपा कर रखना होता है। ऐलान इश्क मजनू के हिस्से में आता है, लेकिन इश्क के सियासत में ये दस्तूर उल्टा है। बिहार से बंगाल तक एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी जहां भी गए पिछले 9 महीने में 6 बार ये ऐलान किया कि सियासत की लैला वही हैं। बंगाल में खाली हाथ रहे, लेकिन बिहार में उपेंद्र कुशवाहा का साथ मिला और अब यूपी आए हैं तो एक मजनू यहाँ भी मिल गया। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर। इस लैला के क्या आप दीवाने हैं क्या? बिल्कुल, सब लोग हैं, कौन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नहीं दीवाना है, रोज नाम फेंटती है। लेकिन इश्क में अरमान कहां पूरे होते हैं। सब जानते हैं कि मजनू और लैला की ये जोड़ी यूपी में सरकार नहीं बना सकती। सरकार बनाने के खेल को जरूर बिगाड़ सकती है। दरअसल लैला मजनू की ये जोड़ी अकेली नहीं है। राजभर ने जनाधिकारी भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन किया है। इस मोर्चे में 9 छोटी छोटी पार्टियां शामिल हैं। इस मोर्चे में एक बड़ा नाम यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा का भी है। उनके अलावा कृष्णा पटेल का अपना दल, प्रेमचंद प्रजापति की राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी, बाबू रामपाल की राष्ट्र उदय पार्टी, अनिल सिंह चौहान की जनता क्रांति पार्टी, राम सागर बिंद की भारत माता पार्टी और रामकरण कश्यप की भारतीय वंचित समाज पार्टी भी इस मोर्चे में शामिल है। एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी के आने के साथ ही कमजोर दिखने वाला ये मोर्चा अब बड़े खिलाड़ियों का भी खेल खराब कर सकता है। कहने को तो भागीदारी संकल्प मोर्चा छोटी पार्टियों का एक ढीला ढाला गठबंधन है, लेकिन ये पार्टियां अपने क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव रखती हैं, जो कि बड़ी पार्टियों का खेल खराब कर सकती हैं। 2022 चुनाव के लिए इन सभी छोटी पार्टियों पर बड़े दलों की नजर है। इस लिहाज से संकल्प मोर्चा प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है, जो कि बड़ी पार्टियों को उनसे हाथ मिलाने पर मजबूर कर सकता है। जानकारों के मुताबिक लैला और मजनू की जोड़ी बन जाने के बाद इस मोर्चे से सबसे बड़ा खतरा समाजवादी पार्टी को है। दरअसल एसपी का मुख्य वोट बैंक मुस्लिम, यादव और पिछड़ी जातियां हैं।
लेकिन ओवैसी और राजभर की जोड़ी इस वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। इसकी पिछली मिसाल है बिहार, जहां ओवैसी के 20 प्रत्याशियों में से 5 ने चुनाव जीते। उन्होंने 15 सीटों पर वोट काटकर आरजेडी को तगड़ा नुकसान पहुंचाया। यानी एआईएमआईएम वोट कटुआ साबित हुई, जिसका फायदा जेडीयू बीजेपी गठबंधन को मिला। मामूली अंतर से उसकी सरकार बन गई। कई राज्यों के चुनावी तजुर्बे से ये भी साफ है कि ओवैसी की तीखी बयानबाजियों से बीजेपी को ध्रुवीकरण में मदद मिलती है। हम भी टीम नहीं है, हम भी टीम नहीं है, हम वो टीम है। हम तराजू का वो पल्ला है कि जिसका साथ देंगे वो तख्त पर बैठ जाएगा, हम जिसका साथ छोड़ देंगे वो तख्ते पर लेट जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अब अगर राजभर भी उनके साथ होंगे तो दोनों मिलकर बड़ा वोट कटुआ ब्लॉक बना पाएंगे। इसका फायदा किसे होगा, ये आसानी से समझा जा सकता है। हालांकि 2022 का चुनाव अभी दूर है और राजनीति की नदी में अभी बहुत पानी बहना है। 2019 तक ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ थे और योगी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री थे। अगस्त के पहले हफ्ते में उन्होंने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात की। इसके बाद एनडीए में उनकी वापसी के कयास लगाए जाने लगे। इससे पहले जब ओवैसी ने बहराइच दौरे के वक्त सालार मसूद गाजी की मजार पर जियारत की थी, तब बीजेपी ने राजभर को घेरा था। दरअसल इस इलाके में एक कहानी मशहूर है कि सालार मसूद गाजी और महाराजा सुहेलदेव के बीच भीषण युद्ध हुआ था। इन्हीं महाराजा सुहेलदेव का नाम लेकर ओम प्रकाश राजभर ने पार्टी बनाई। इसलिए बीजेपी ये सवाल पूछ रही है कि ओम प्रकाश राजभर ओवैसी के साथ गठबंधन कैसे कर सकते हैं। हालांकि ऐसे सवालों का जवाब ओम प्रकाश राजभर कुछ यूं देते हैं। कश्मीर में महबूबा मुफ्ती से समझौता करे बीजेपी, सरकार बनावे, तब तो रासलीला है। ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर मिलकर उत्तर प्रदेश में सरकार बना रहे हैं तो कैरेक्टर ढीला है। पुराने साथी बीजेपी पर राजभर हमले करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। हालांकि कुछ सियासी जानकार इसे नूरा कुश्ती से ज्यादा नहीं मानते। ठीक उसी तरह जिस तरह से ओवैसी को भी कुछ लोग बीजेपी की बी टीम बताने से नहीं चूकते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब देखिए वार पलटवार। यूपी में अब्बा जान पर घमासान मचा है। दरअसल विधान परिषद में अब्बा जान शब्द का इस्तेमाल कर सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर तंज कसा। विधान परिषद में बोलते हुए सीएम ने कहा, अब्बा जान शब्द कब से असंसदीय हो गया, अब्बा जान से सपा को परहेज क्यों है। सीएम योगी के इस बयान के बाद विधान परिषद में जमकर हंगामा हुआ। योगी के बयान पर सपा ने भी करारा पलटवार किया। आप भी सुनिए योगी का बात और सपा का पलटवार। उन्होंने वैक्सीनेशन का विरोध किया था और कहा था कि वैक्सीन नहीं लगाएंगे, ये मोदी वैक्सीन है, ये बीजेपी का वैक्सीन है। और जब अब्बाजान वैक्सीन लगाते हैं तो कहते हैं हाँ हम भी लगाएंगे। मैं जानना चाहता हूं क्या अब्बाजान असंसदीय है क्या? एक ऐसे इंसान की खिल्ली उड़ाना, मजाक करना, जो कि योगी जी की उम्र में भी बहुत बड़े हैं और प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिनकी इज्जत पूरा हिंदुस्तान करता है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाना, उसका प्रोपेगेंडा करना, तो योगी जी धार्मिक उन्माद खुद फैला रहे हैं। और यहां हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का यूपी की महाभारत में स्वागत है। अब बात मतदाता के मूड की। आप भी देखिए 2022 के चुनाव को लेकर क्या है वाराणसी के रोहनिया विधानसभा क्षेत्र की जनता का मूड। भाई जो जनता पर काम करेगा वही नेता बनेगा। अच्छा, हाँ। तो कौन काम कर रहा है अभी? अभी तो जो काम हो रहा है, खई हो रहा है, बढ़ ही रहा है। हम लोग को रोड के लिए रोड मिल रहा है, बन रहा है।
अब क्या करिए हम लोग को, लाइन नहीं मिल रहा है, लाइन मिल रहा है 24 घंटा। अब बिजली 24 घंटा मिल रही है? 24 घंटा मिल रहा है। पहले योगी जी की सरकार से पहले क्या था? अरे भैया तो हम लोग मर गए थे एकदम, लाइन मिला, हम लोग रो रहे थे कब लाइन आए कब सोएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी सरकार में ब्राह्मणों का काम नहीं हो रहा है, उनके हित में काम नहीं हो रहा है। नहीं ये बात नहीं है, हो रहा है, ये बात नहीं है। लेकिन जो गलत शामिल चल रहे हैं उन लोग सोच रहे हैं कि हम लोग का काम हो ही नहीं रहा है, उन लोग का काम हो रहा है, लेकिन हो रहा है जरूर। हमारे रोहनिया में कामकाज बहुत अच्छी तरह से दिख रहा है और चारों तरफ विकास की ही धारा बह रहा है और हमारे विधायक इतने अच्छे कि हर हम लोग को सुख दुख में साथ देते हैं। सर यहाँ कोई विकास का काम नहीं हुआ, हमको तो देखने में कुछ नहीं लगा। कुछ नहीं लगा? कुछ अभी हमको नहीं समझ में आया। यहाँ के विधायक कैसा काम कर रहे हैं? विधायक का काम हमको कुछ नहीं समझ में आया। विकास के नाला के सीवर के लिए बहुत लोग परेशान है, वो नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो ये तो नगर पालिका वाला काम होगा ना? अरे सांसद के कोटा से है कि कैसे नगर महापालिका से है? ये सांसदी कोटा से है। अच्छा, ये भी नहीं हो गया। हमारे पीएम सीएम जो है कि मिलके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है, बढ़िया। अपना जो है कि कोविड के देखते हुए पूरे काल में जो है कि अपना के सुरक्षा रखते हुए फिर भी काम अच्छा हो रहा है, बढ़िया काम। और अब आपको दिखाते हैं समाजवादी नेता राम गोविंद चौधरी से खास बातचीत। चुनाव से पहले यूपी में प्रस्तावित जनसंख्या कानून को लेकर सियासी घमासान मचा है। देखिए प्रस्तावित जनसंख्या कानून को लेकर राम गोविंद चौधरी ने क्या कुछ कहा है। उत्तर प्रदेश में आज से मानसून सत्र की शुरुआत हुई है और कहीं ना कहीं जो विपक्ष के तेवर देखने को मिले, तमाम विपक्ष के लोग अलग अलग तरीके से अपना विरोध प्रकट कर रहे थे तमाम उन मुद्दों को लेकर। और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है क्योंकि चुनावी वर्ष है, अनुपूरक बजट भी सरकार लाने जा रही है और कई बिल तैयारी है इस सत्र में पास कराने की। हमारे साथ में इसी पर बातचीत करने के लिए नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी जी हैं। सर, आज सदन की शुरुआत हुई, क्या कहेंगे, क्योंकि कई तरीके की तस्वीरें आज देखने को मिली? नहीं, आज तो केवल जो हमारे साथी विधायक दिवंगत हो गए थे कोरोना काल में, उन्हीं की श्रद्धांजलि दी गई, उसके बाद सदन बंद हो गया। कल से सदन चलेगा। लेकिन पहले ही सरकार ये बात कर चुकी है कि हमको लगता है कि वो सदन चलाना नहीं चाहती, क्योंकि उसके पास विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं है। हर मोर्चे पर ये सरकार फेल हो चुकी है। महंगाई चरम सीमा पर बढ़ी हुई है, चाहे खाद्य पदार्थों का हो, तेल, खाने वाले जितने तेल हैं। इन्हीं सब मामलों को लेकर आज कहीं ना कहीं विपक्ष एकजुट दिखा और तमाम उन मुद्दों को लेकर घेरने की अब तैयारी है। सरकार का कहना है कि जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें बातचीत हुई, शांतिपूर्ण सुचारू तरीके से सदन चलेगा। सदन तो विपक्ष हमेशा चाहता है कि सुचारू रूप से चले। सदन चलाने की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती है। अगर विपक्ष के सवालों का, जो जनता के हितों से जुड़ा हुआ सवाल होता है, उसका समुचित उत्तर सरकार नहीं देती है, तभी विपक्ष जो है कठिनाई में पड़ता है। बिल्कुल सर, कई बिल सरकार पास कराने की तैयारी में। हाल ही में राज्य विधि आयोग की तरफ से मसौदा सौंपा गया है जनसंख्या कानून का, उसको लेकर तमाम तरह की बातें चल रही हैं, क्या कहेंगे? जनता के हितों की रक्षा करने वाले कोई कानून ये पास नहीं करते। ये किस तरह से जनता को आपस में लड़ाया जाए कि इसे जनता में अराजकता फैले, इसी तरह के कानून लेकर के आते हैं। उसी तरह का कानून ये भी है। बताया जा रहा है सुझाव मांगे गए थे लोगों से, उसमें जो सुझाव आए उसके अनुसार अब सीएम को सौंप दिया गया है। अगर सदन में आता है बिल तो किस तरीके से आप लोगों का क्या समर्थन? अब सदन में आएगा तो उसे गुण दोष के आधार पर उसका समर्थन अब विरोध किया जाएगा, गुण दोष के आधार पर। तो साफ तौर पे नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी जी का कहना है कि तमाम मुद्दों को लेकर सरकार से जो सवाल उठाए जाते रहे हैं वो लगातार उठाए जाएंगे। विपक्ष हमेशा से ये चाहता है कि सदन सुचारू रूप से चले और अगर सरकार की तरफ से जो बिल लाए जाते हैं तो पहले उसके गुणदोष देखे जाएंगे और उसके बाद उसके समर्थन की बात की जाएगी। कैमरा पर्सन दिवाकर के साथ संकल्प दुबे, जी मीडिया, लखनऊ। और अब बात आपके विधानसभा क्षेत्र की। विधानसभा क्षेत्र हरदोई सदर मौजूदा विधायक नितिन अग्रवाल समाजवादी पार्टी बीजेपी के राजबख्श सिंह को उन्होंने हराया था। 2017 में कुल 14 प्रत्याशी मैदान में थे। नरेश अग्रवाल और उनके परिवार का इस सीट पर दबदबा रहा है। इस सीट पर बीजेपी को कभी भी जीत नहीं मिल पाई।
2017 में कुल 58.33% मतदाताओं ने यहां वोट डाला था। कुल मतदाताओं की संख्या 4 लाख से ज्यादा है। पुरुष मतदाता 2,16,198 हैं, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 1,85,318 है। इसके साथ ही एससी मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है। ब्राह्मण मतदाता हैं कुल 40,000, ठाकुर मतदाता करीब 35,000 हैं, जबकि मुस्लिम मतदाता 30,000 की आबादी में है। वैश्य मतदाताओं की संख्या 28,000 के पास है, जबकि कुशवाहा और पाल समाज के करीब यहां 40,000 वोट हैं। तो ये थी हमारी विधानसभा चुनाव को लेकर खास पेशकश यूपी की महाभारत।